अस्सलामुअलैकुम। जीसीटीवी के साथ मैं हूं इज़ा तारिक। हमारा आज का टॉपिक है डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, जिसमें हम उसके अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड, इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और फ्यूचर रीडायरेक्शन की बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर ज़हीर असगर, एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें बताएं कि डिफेमेशन ऑर्डिनेंस की बैकग्राउंड क्या है और इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। बेसिकली जब सोसाइटी बनी उसी वक्त हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पड़ी। जो जो वक्त गुज़रता गया इसमें चेंजिंग्स आती गई। अब इसकी अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो इसमें एक कज़फ़ जो है वो बताया गया। उसको पढ़ने से मिलता है कि अगर कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगाता है और वो साबित हो जाता है उसकी सज़ा रखी गई। अब वो सोसाइटी के बाद जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो 1999 में डिफेमेशन ऑर्डिनेंस जो है ये पास हुआ। उसमें मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया। उसमें कुछ ऐसा था कि अगर किसी पर्सन की फेम को, उसके वर्क को किसी भी तरीक़ा से बाय वर्ड्स और बाय लेटर्स किसी भी तरीक़ा से डिफेम किया गया तो उसके ऊपर एक्शन रखा गया। अब जब वो एक्शन रखा गया उसकी कुछ डिमांड्स थी। जो उन डिमांड्स पर पूरा उतरता था उसके मुताबिक उसको वो अमल में ले आता था। उसके बाद जो सोसाइटी हमारी रन कर रही है इसमें मैं, आप या कोई भी पर्सन किसी को भी कोई वर्ड्स कह दे, किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपना कोई बिज़नेस चला रहे हैं, अगर आपकी कोई फेम को डीफेम करता है तो आपके पास रेमेडी है, आप इसको लेके आगे चल सकते हैं। अब अगर पाकिस्तान में बात करते हैं तो अगर लाइबल किसी ने आपको डिफेम कर दिया, बाय वर्ड्स कर दिया, अब वर्ड्स में भी कई कैटेगरीज आ जाती हैं। वो प्रिंट फॉर्म में आ जाती हैं, सोशल मीडिया फॉर्म में आ जाती हैं, और उसके बाद जब अगर एक रिटन शेप में आ जाए, न्यूज़पेपर आ गया, कोई सहाफ़ी जो है वो आपको डिफेम करता है इंटेंशनली, तो फिर आपके पास रेमेडी बनती है। आप डिफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए अपनी जो है वो रेमेडी अवेल कर सकें। सर, आपने बात की है लिबल और स्लेंडर की, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कोई आपकी रियल लाइफ एग्जांपल आप किसी की देना चाहें, किसी केस की जिसमें डिफेमेशन एक्ट के तहत उनको किसी कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा हो, कि क्या इम्पैक्ट्स आए थे उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसा हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने एक केस डिसाइड करवाया इसी बेस पे। वो ये था कि एक बंदे ने किसी से पैसे लेने थे। उसने क्या किया, उसने एक फेक कॉल चला दी पुलिस को उसने कॉल चलाई कि मुझे फ़लाँ बंदे ने रोक कर मेरे से ज़बरदस्ती जो है वो पैसे ले लिए। अब हमने जब उसकी तहकीक करवाई वो फेक साबित हुआ। फिर हमने उसको लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर प्रोसेस करने के बाद डैमेजेस हमने क्लेम किए। अब उसको डैमेजेस क्लेम करने के लिए एक प्रोसेस दिया गया है हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। वहाँ पे जाके हमने उसको पूरा फॉलो करने के बाद उसका केस पुट अप किया, उसकी एविडेंस पेश की जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल थी। उसकी बेस पे कोर्ट ने हमें अलाउ किया कि आपकी बिल्कुल डिफेमेशन हुई है। बेसिकली हमने ये बताना होता है कि हम सोसाइटी में जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे मूव कर रहे हैं, हमारी वर्थ क्या है। अगर हमारी वर्थ उधर हम साबित कर जाते हैं और उसका इल्ज़ाम जो हम पे लगा है उस इल्ज़ाम को हम निगेट कर जाते हैं और साबित हो जाता है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था, बेसिकली तो ये एक्ट डिफेमेशन का है। तो इसी को साबित करते हुए कोर्ट ने जो है वो डैमेजेस अवार्ड किए उसको। इन केसेस में कितनी पेनल्टीज जो है वो लोगों को चार्ज की जाती है कोर्ट की तरफ से जो किसी के ऊपर डिफेमेशन करते हैं। देखिए, ये बेसिकली जो है ये रिलीफ है डिस्क्रिशनरी। अब डिस्क्रिशन कब बनती है, कितनी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है ये हमने इस्टेब्लिश करने पे होता है। अब एक बंदा है जिसने ये कहा है कि कोर्ट में आके कि मुझे इस बंदे ने फ़लाँ तरीके से डिफेम किया है, अगर तो वो साबित कर देता है फिर बिल्कुल उसको पेनल्टी अवार्ड होगी। अब उसका एक क्राइटेरिया है साबित करने का। उसने अपना सोशल बैकग्राउंड बताना है कि वो सोशली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका मेयार था इस डिफेमेशन के पहले और इस डिफेमेशन के बाद उसका मेयार क्या, किस हद तक गिरा। अब उसने कैलकुलेट करना है खुद से। अगर मुझे लॉस हुआ है तो मैंने बताना है कोर्ट में आके कि मेरी प्रॉपर्टी थी इतनी वर्थ की, इस एक्ट की वजह से ये इसकी वर्थ जो है ये 5% रह गई, 10%, 20%, 30% रह गई है। अब उसका जो लॉस हुआ है मुझे इस एक्ट की वजह से हुआ है।
अगर मैं साबित कर जाता हूँ कोर्ट में जाके, तो बिल्कुल वो कोर्ट अवार्ड करेगी वो मेरी डिमांड के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपनी मर्जी के मुताबिक, जब मैं डिमांड करूँगा, अगर मैं कोर्ट में आके इस्टेब्लिश कर लूँगा अपने मौक़िफ़ को, तो कोर्ट मुझे मेरे मेयार के मुताबिक जो है वो अवार्ड करेगी। सर, अगर पेनल्टी के ऊपर एक बंदा मुतमईन नहीं है तो वो क्या दोबारा कोर्ट को परस्यू करके उसको दोबारा रिचार्ज कर सकता है? अब ऐसा होता नहीं। बेसिकली लॉ में जो है एक प्रोसीजर बताया गया कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप। जो फर्स्ट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर किसी के हक में फ़ैसला किया है और वो उससे गैर मुतमईन है, तो उसके पास ऑप्शन है हाई कोर्ट का। अगर वहाँ से मुतमईन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अनटिल कि वो सेटिस्फाई हो जाए। नहीं तो कोर्ट जो है वो डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो जाता है तो फिर वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि एक एक्ट के लिए 2 दफ़ा आप डिफेमेशन क्लेम कर सके, नहीं, एक वक्त में एक ही पर्सन एक चार्ज किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं। और सर, अगर जो सामने वाला है जो वो पेनल्टी पे नहीं कर सकता जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट क्या रूल्स निकालती है? अब दो चीज़ें हैं। एक आपने बात की है कि वो पे नहीं कर सकता, एक दूसरी बात यह है कि कोर्ट उसको अवार्ड करती है। अब जो कोर्ट ने ऑर्डर करना है उसको हर सूरत कंप्लाइंस होना है। उसके लिए अगर वो नहीं करता तो दो तीन मॉड्स दिए गए हैं। उसमें एक मॉड ये है कि कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगी। जो उसमें से इनकम आएगी, अगर वो क्लेमेंट जो है उसको सेटिस्फाई कर देती है तो उसको कीमत दे दी जाएगी, बाकी जो बच जाएगी उसको वापस कर दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई रेमेडी, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है, कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में 1 साल के लिए भेज देगी। जब वो 1 साल अपनी जेल पूरी कर लेगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी डिग्री। सर, आप कोई फ्यूचर रीडायरेक्शन के लिए कोई एडवाइस करना चाह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिएगा, जिस तरह ये पीका पे आजकल डिस्कशन हो रही है, इसी तरह एक डिबेट होनी चाहिए। हर चीज़ एक अवेयरनेस सेमिनार ज़रूर होने चाहिए हर जगह पे। हर बंदे को ये नहीं पता कि मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई वर्ड बोला तो मैंने कैसे बोलूँ। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ जो है हर बंदे की ज़रूरत है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें परेशानी कहाँ पे आती है? हमें परेशानी ये होती है कि हम सिर्फ घरों में बैठे हैं, हम लोगों की बातों को बर्दाश्त करते हैं। कहने को हम सिविलाइज पर्सन्स होते हैं, लेकिन जब अगर कोई भी पर्सन हमसे हमारे अगेंस्ट कोई ऐसी वर्ड्स बोल देता है या कोई ऐसा एक्ट कर देता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अपनी रेमेडी को लेने के लिए, अपना राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जाएं किसी भी फोरम पे और आपको इजीली वहाँ पे जो है वो आपका राइट मिल सके। इसके लिए ज़रूरी ये है कि डिफरेंट सेमिनार्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हों जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए। एक पब्लिक सर्विस मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसके तहत लोगों को अवेयरनेस ये हो कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। सारी अवेयरनेस के बाद फिर इसको रिफॉर्मेशन में चूँकि हम सोसाइटी एक दिन का तो है नहीं, अज़ल से चली आ रही है, इसने चलते रहना। हर दिन एक नई चेंज आती है। चेंज के मुताबिक हमें भी चलना चाहिए। अगर हम एक जगह पे रुक जाएंगे तो फिर इसका मतलब है हम अपनी चीज़ को वहीं पे रोक के बैठेंगे। जब चीज़ों को चलाना हो तो उसमें रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, वो एज पर सोसाइटी जो है वो करनी चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। माय प्लेयर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए GCTV।